बताएं किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर है उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा यही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं। वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया है कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। पाकिस्तान के आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब आप हैं कहाँ, अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास वो पैसा है, क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते? सीधी सी बात है, अगर जंग पे जाएंगे तो ज्यादा मसले मसाइल बढ़ेंगे। देखें जो तारीफ के लायक होगा ना उसकी तारीफ करनी पड़ती है। अगर बांग्लादेश तारीफ के लायक होगा मैं बांग्लादेश की भी तारीफ करूंगा, अगर अमेरिका होगा तो अमेरिका की भी करूंगा, पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान की भी तारीफ करूंगा। मैं तड़पता हूं, मैं कंपेयर करता हूं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपके हमसाया जो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। आज का जो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है शोएब चौधरी का, और जो शोएब चौधरी के साथ जो बंदा है आज का आबिद अली, ये बंदा इंडिया के हर एक अचीवमेंट्स के ऊपर, डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करता है, रियल फैक्ट के ऊपर बात करता है, प्रॉपर रिसर्च करके बात करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे जो पाकिस्तानी मीडिया और जर्नलिस्ट होते हो आते हैं ऐसे ही एक टॉपिक को पकड़ के कुछ भी एक टॉपिक होता है लेकिन दूसरी तरफ घुस जाते हैं, ऐसे बला बला बातें करके चले जाते हैं। लेकिन आबिद अली एकदम प्रॉपरली बात करते, जो टॉपिक है उसके ऊपर ही बात करते, ना कि दूसरी तरफ चले जाते। और उनको इतनी नॉलेज है इंडिया के बारे में, इतना भारतीयों को भी नहीं होगी। मतलब हर एक अचीवमेंट्स पे वो सोशल मीडिया पे आके बात करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देख के आपको इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको इस वीडियो को एंजॉय भी करोगे। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बनाया भारत ने, इसके ऊपर भी आबिद अली ने बात किया है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, क्या कहते सुनते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। भाई जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, पहले तो हम टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे आगे जाके मैं आपसे एक सख्त किस्म का सवाल करूंगा और मैं गारंटी देता हूँ आपको उसका आंसर नहीं आएगा। जितने मर्जी सवाल कीजिएगा, मैं भी गारंटी देता हूँ, मैं जवाब दूंगा। चले ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो आपने अभी बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, ये दूसरी बार बनाई है। ऐसे ही और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब आप हैं कहाँ, अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप
इस टाइम है कहाँ पे? हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें, और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं आप अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर है, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा यही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं, या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया है कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। चले ठीक है आबिद भाई, ये तो होगी ना न्यूक्लियर सबमरीन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। बाकी एक बात, फिर आगे नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि काकड़ साहब या कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पाकिस्तानी अगर ये कहता है कि हम 400 जंगे लड़ेंगे, और उसके पास पूछे ना कैसे लड़ेंगे इंडिया से 400 जंगे, जज्बा बहुत है, मुसलमान है, जज्बा बहुत है। भाई जितने मुसलमान हमारे यहाँ पे हैं, उससे ज्यादा शायद मुसलमान हिंदुस्तान में। अगर जज्बे की बात करें फिर तो जज्बा भी उनके पास ज्यादा होगा, मुसलमानों के पास जो जज्बा होता है। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री मुसलमानों की हैं, तो जज्बा भी मुसलमानों का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। दुनिया में सुपर पावर भी फिर मुसलमानों को होना चाहिए था। और भाई मुसलमान तो पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं, चोर के लाए जाते हैं। वो तो ये है ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, इस वजह से हम अच्छा, ऐसे साजिश सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं और दुनिया में कोई नहीं है मजहब जिसके लिए साजिश की जा रही है। देखें, जहां हमारा फेलियर होता है, जहां हम लोग नाकाम हो रहे होते हैं ना, वहाँ हम कहते हैं जी हमारे पर साजिश हो गई, हमारे पर फलां ने साजिश कर दी। और भाई अपने करतूतें सामने आती हैं, साजिशें नहीं होती। जो हम बीजते हैं वही हम पाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बांग्लादेश की अगर बात करें, बड़ी खबर है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं और बांग्लादेश डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने जा रहा है पाकिस्तान से। क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो ये अच्छी लगेगी खबर। लेकिन मैं बांग्लादेश को लेके ये बात करना चाहूंगा कि बांग्लादेश की शेख वाजिद हसीना जो थी, उनके दौर में ये सारे एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ हुए थे। बहुत सारे वेपन, बहुत सारी गोलियां और इवन के टैंक जो है ना, बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के टैंक भी जो है ना, वो बांग्लादेश हिंदुस्तान से परचेज करना चाह रहा था, एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, उसके बीच में हिंदुस्तान ने बड़ी आसानियां दी थी बांग्लादेश को। आसानियां किस किस्म की थी कि आप किस्तों में पैसे देंगे और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे कि भाई किस्तों पे आप पैसे दे देना, ये सारी जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करते हैं, लेकिन अभी जो है ना हम टैंक की बात करते हैं, जो टैंक हिंदुस्तान प्रोवाइड कर रहा था बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरी, शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद अब नए वजीर आजम आए बांग्लादेश के, वो चाइना के साथ भी बहुत से एग्रीमेंट कर रहे हैं, एनर्जी के ऊपर भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट करने को जा रहे हैं कि पाकिस्तान से जदीद टेक्नोलॉजी के वेपन खरीदे जाएंगे, बहुत ज्यादा गोलियां खरीदी जाएंगी, टैंक खरीदे जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे है। हिंदुस्तान के साथ आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे थे शेख हसीना वाजिद के दौर में, वो आपके मुल्क को तरक्की देने की तरफ और आगे ले जाने की तरफ जा रहे थे। अब आप पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं, नो डाउट पाकिस्तान का तो फायदा है चीज में, नो डाउट एज ए पाकिस्तान हमारा फायदा है। लेकिन यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट शायद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सर, हमारे मुल्क के अपने हालात बेहतर नहीं है, IMF के ऊपर हम चल रहे हैं। अच्छा, IMF से याद आया कि बांग्लादेश वो भी IMF की पूरी गिरफ्त के बीच में आ चुका हुआ है इस टाइम। बांग्लादेश की अवाम भी आने वाले टाइमों में बहुत बड़ी महंगाई के बीच में
फंसने वाली है, क्योंकि IMF ने इसे फंसा लिया हुआ ठीक है। है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जो 400 जंगों की हम बात करते हैं, इधर आम पाकिस्तानी से अगर पूछा जाए कि हमारे अंदर कितना जज्बा है कि हम 400 जंगें लड़ सकते हैं, तो वो तो भाग जाएंगे। पाकिस्तानी अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे और चले नहीं, जाएंगे। वैसे बात सुनते रहेंगे, लेकिन जब उनके पास जाएंगे अच्छा, वो चले- बांग्लादेश की मैं एक और चीज आपको बताना चाहता चोर साहब कि बांग्लादेश ने टोटल अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली हैं। जो शेख वाजिद हसीना के दौर में उसकी पॉलिसीज थी, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती थी, और बांग्लादेश तरक्की भी कर रहा था, दुनिया में उसका नाम भी पहचाना जा रहा था, इकोनॉमी भी उसकी सेट हो रही थी। अब वो शेख वाजिद हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के वजीर आजम ने वो पाकिस्तान के जो फैसले होते हैं ना, पाकिस्तानी वाला निजाम उधर बनाना शुरू कर दिया। उधर कुछ मजहबी जमातें थी जो हिंदी जुबान में आतंक कहते हैं फैलाती थी, उन जमातों को भी आजादी होगी, उनके ऊपर से भी बैन उठ चुके हुए हैं। ठीक है। अब बांग्लादेश में आने लेकिन वाले, अब वो क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, ये चीजें जो हम मीडिया में देख रहे हैं, देखें जो हमें- बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान का 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, और ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ा बॉर्डर जो है ना, ये बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान का, मुझे ये लगता है। अच्छा, उसके ऊपर भी बाढ़ सिस्टम जो है ना, वो उसके ऊपर काम चल रहा है। आधे से ज्यादा के ऊपर बाढ़ सिस्टम बन चुका हुआ है, आधे के ऊपर तकरीबन अभी बाढ़ लगना है, वो उसके ऊपर काम चल रहा है। अब उसमें क्या होता है कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, आप ये देखें ना कि बांग्लादेश इतना असला खरीद क्यों रहा है। बांग्लादेश की किसी के साथ जंग है तो मुझे आप बताएं, किसी के साथ जंग नहीं है बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश अपने आप को मजबूत क्यों करना चाह रहा है, वो क्यों खरीद रहा है ये असला? क्या उसने भारत के साथ जंग लड़नी है? और भाई, भारत के साथ आप जंग कैसे लड़ सकते हो? आप अपने मुल्क के हालात देखो। पहले उनका 800 मिलियन डॉलर दे दो बिजली अच्छा, वाला, वो तो बिजली के ऊपर जो है ना, अडानी ग्रुप उन्हें बिजली प्रोवाइड कर रहा था, कि अडानी ग्रुप का अपना एक डैम है, तो वो उन्हें बिजली प्रोवाइड कर रहा था बांग्लादेश को। ठीक है। तो अभी उसके भी बहुत ज्यादा $1 मिलियन जो है ना, अभी बांग्लादेश ने देने हैं, ठीक है। और अडानी ग्रुप को इस चीज की फिक्र है कि हमारे ये इतने $1 मिलियन ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका मुल्क भी इस टाइम स्टेबल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आबिद भाई आप काम क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूं। गारमेंट्स का काम करते हैं, और इन्होंने, आप देखने वाले जो डेली बेस पे या मतलब अक्सर आबिद भाई की वीडियोस देखते हैं, इन्होंने कई दफा कहा जी मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैंने सवाल यही करना था, इन्हें फंसाना था कि एक साइड पे ये कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, दूसरी साइड पे जी इन्हें ये भी पता है कि इंडिया ने दुनिया में एक रिकॉर्ड बना दिया न्यूक्लियर सबमरीन बना के। उन्हें ये भी पता है कि जी $800 मिलियन बांग्लादेश का देना है, बांग्लादेश ने इंडिया का देना है। उन्हें ये भी पता है जी ये वेपन यहाँ से वहां जा रहा है। ये आपको कैसे पता चलता है? मैं एक साइड- बताता हूँ अच्छा, जो साहब, आप मुझे क्या जाहिल समझते हैं? पहले तो ये मुझसे आप नहीं, बात आपने करें। खुद कई दफा कहा है कि भाई मुझे भाई, इतना- मैंने ये नहीं कहा कि मैं जाहिल हूँ, मैंने ये कहा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात होती है शौक की, लव की, मोहब्बत की बात होती है। नशे की। ये नशा है, ये एक नशा है। मीडिया जो है ना, और दुनिया की जानकारी रखना, ये एक नशा है, और वो नशा मुझे लग चुका हुआ है। मैं बहुत ज्यादा आर्टिकल पढ़ता हूँ चोर साहब, बहुत ज्यादा वीडियो देखता हूँ, हसन निसार को मैं सुनता हूँ, हामिद मीर को मैं सुनता हूँ, हिंदुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके आर्टिकल पढ़ता हूं मैं। ठीक तो है। उससे क्या होता है कि शऊर आता है, इंसान को पता चलता है कि दुनिया के बीच में क्या चल रहा है, और उसके ऊपर इंसान बात भी कर सकता है। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी के जो बहुत पढ़े लिखे, जिन्हें आप कहते हैं लेक्चर आ रहे हैं, उन्हें आप मेरे पास लें वर्ल्ड फेयर के ऊपर बात करने के लिए। हो सकता है कई जगहों पे मैं ऐसी बात कर दूंगा, उनके पास भी जवाब ना हो। ठीक है, यकीन मानिए। डेली बेस पे आप इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और मैं इस चीज से खुद एग्री करता हूँ कि जब आप दुनिया को जानने के बारे में आपकी एक दिलचस्पी क्रिएट होती है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो फिर आप डेफिनेटली रोज देखते हैं कि अच्छा आज क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, आज क्या लेटेस्ट न्यूज आई है, आज हर पाकिस्तान में क्या। 1 घंटे के बाद मैं लेटेस्ट अपडेट को पढ़ता हूँ, हर 1 घंटे के बाद ठीक है। लेटेस्ट न्यूज को देखता हूँ, गहरी नजर रखता हूँ उसके ऊपर। छोटी सी खबर के ऊपर मैं उसे 2-2 घंटे पढ़ता हूँ, नई से नई चीज निकाल के ठीक बीच है। में चल क्या रहा है। और आबिद भाई का एक शौक तो उन्होंने बता दिया कि भाई वो इंटरनेशनल अफेयर्स जो भी चल रहे हैं उसके ऊपर अपनी नजर रखते हैं। दूसरा शौक ये आबिद भाई ने शेर भी पाल रखा है आपको दिखाते हैं। तो इस शेर के ऊपर बैठ गया आबिद भाई ये शेर आपने पाला है, मुझे बताएं जितनी महंगाई चल रही है, मुझे तो लगता है इसलिए आपने ये वाला शेर पाल लिया कि यार ना इसे कुछ ये खिलाना। नन्हा सा था, इसे मैं बहुत बड़ा करके लेके आ गया हूँ। अच्छा। अच्छा, शेर से मुझे याद आया, स्पोर्ट्स में बात आ जाती है कि आगे, आगे। हिंदुस्तान के इस टाइम चेयरमैन जो है ना, वो नए चेयरमैन का ऐलान हो चुका हुआ है। 2 महीने बाद, 3 ICC महीने के, बाद बिल्कुल ऐसे ही। ICC के जो है ना चेयरमैन वो बन जाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान हमेशा इधर आ जाए, साथ आ जाए। अच्छा, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी की बड़ी बात चल रही थी, और पाकिस्तान हिंदुस्तान को प्रेशराइज करना चाह रहा था कि किसी तरीके से हिंदुस्तान की टीम आ जाए। देखें, वो तो पहले भी प्रेशर में नहीं आए, अब जेशा आगे, अब प्रेशर में आएंगे। मुझे कभी ये सोचिए, ICC के चेयरमैन बन गया। ICC के चेयरमैन बन गए, अब वो बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आएंगे। और जेशा के दौर में हिंदुस्तान की क्रिकेट को आप देखिए किस तरह वो इम्प्रूव हुई। उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, एक वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला, उसके अलावा उन्होंने एशिया कप भी जीता।
और मुख्तलिफ उन्होंने जगहों पे जीता। अब वो जो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, पाकिस्तान के लिए बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मुल्क के बीच में चैंपियन ट्रॉफी लेके आनी है। अब इसके ऊपर आने वाले टाइमों में अपडेट आपके सामने आएंगे कि होगा ये क्या। है कि भाई देखें, भारत की हम बात नहीं करते क्रिकेट के हवाले से, उसकी रीजन ये है कि भाई हम कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि हाँ हाँ वो तो दुश्मन कंट्री है इसलिए वो नहीं आएगा। लेकिन अगर सच्चे दिल से अगर किसी भी पाकिस्तानी, एजुकेटेड पाकिस्तानी से पूछा जाए, जो इस टाइम बलोचिस्तान की सिचुएशन है, जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, अभी कल भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, मतलब सिक्योरिटी की बात करें, केपीके की अगर बात करें, आपको लगता है कि इस टाइम ऐसी सिचुएशन है कि इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आना चाहेंगी या आएंगी तो हम बिल्कुल रिलैक्स देखिए, रहेंगे? मुल्क के हालात, बलूचिस्तान को देख लीजिए, कश्मीर को देख लीजिए, सिंध को देख लीजिए, मुल्की हालात तो बिल्कुल भी काबू में, इस गवर्नमेंट के काबू में भी नहीं आ रहे, अदारों के काबू में भी नहीं आ रहे। ये हालात जो हैं हमारे हाथ से बाहर निकले हुए हैं। तो अभी आपको चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये सब कुछ कवर करना पड़ेगा, वरना दुनिया की नजरें बलूचिस्तान पे चली जाएंगी। वो कहेंगे यार आपके मुल्क में तो अमन नहीं है, तो हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंटरनेशनल टीम में कैसे भेजें। वो कभी भी इधर भेजना नहीं चाहेंगे। देखिए, इंडिया की और एक और अचीवमेंट की मैं आपको बात बताना चाहूंगा। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री जो है उसके बीच में हिंदुस्तान का पहला नंबर आया है, और अमेरिका, जिसे हम दुनिया की सुपर पावर कहते हैं, वो नालायक 7वें नंबर पे आया है उसके बीच में। और उसमें कीनिया जैसी कंट्री है, वो भी दुनिया के 4थे या 5वें नंबर पे वो भी आई है। अच्छा। कीनिया जैसी कंट्री। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग की बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान इतनी स्पीड में ग्रोइंग कर रहा है, इतनी स्पीड में ग्रो कर रहा है कि तो वो हम दुनिया इसमें के- क्यों नहीं जंग करते, इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते कि हाँ भाई वो अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है तो हमने भी इस मुकाबले में आना है। अब हमने भी देखिए, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने, आपको याद होगा कि उन्होंने ऐलान किया था कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे और बन के दिखाएंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा था, जिस तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह वो ऊपर जा रहे हैं, फास्टेस्ट उनकी ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है कि दुनिया की तीसरी चौथी या बड़ी- 5वीं तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना। देखिए, छोटी छोटी अचीवमेंट जो होती है ना, वो आपको किसी बड़ी मुकाम पे ले जाते हैं। तो वो छोटी छोटी अचीवमेंट से रुक नहीं रहे, वो ये नहीं देख रहे छोटा है, वो अचीवमेंट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आम पाकिस्तानी की बात करें, यकीन माने सेम इन्वायरमेंट ऐसा है कि पता नहीं, मैंने बात की मुझे ना, और हालांकि उतना शायद चौधरी साहब, देखें, मैं पाकिस्तान अगर के लेट्स लिए- सपोज बात करता हूँ, वो बात, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फरहान। फरहान भाई, क्या करते हैं? मैं यार गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मुझे बताएं क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की? सब ओके चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है? यार देखा जाए तो अभी पाकिस्तान में तो मुल्की हालात देखे जाए तो ये वज़ीर आज़म की तरफ से मतलब बहुत मुश्किलात मतलब देखने सामने आ रही है हमारे। ठीक है। बिजली का बिल कितना आया बहुत ज्यादा आ रहा है। और सैलरी कितनी है? सैलरी यार, सैलरी बस उतनी है जितना घर खर्चा जितना बिजली का बिल है। बस। तो क्या करें फिर, मुश्किलात तो सब कुछ ठीक साथ हो साथ गया। ही है। अच्छा, हम कहते हैं जी हमने 400 जंगें लड़ लेनी है या हिंदुस्तान से जंगें लड़नी है, आपको आप एज ए पाकिस्तानी क्या समझते हैं? जंग लड़नी चाहिए या मोहब्बत की बात करनी चाहिए? मुकाबला करें लेकिन एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। देखे जी, अगर हम लोग इस चीज़ को बहुत से मतलब जंग की तरफ जाते हैं ना, तो सीधी सी बात है, अगर जंग पे जाएंगे तो ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ेंगे। इससे बेहतर अगर आप ये अपना वज़ीर आज़म मतलब अपने माइंड से कुछ सोचेंगे तो इंशाल्लाह आगे इससे कुछ बेहतरी बेहतर होगी। होगा। ठीक है। आप देखिए जो साहब, ये अगली जो जंगें हैं ना, ये वेपन की जंगें नहीं है, ठीक है। ये फौजियों की जंगें नहीं है। अगली जंग है इकोनॉमी की जंग। अगली जंग है कि अपने आप को आपने किस लेवल पे तरक्की करवाई, अपने आप टेक्नोलॉजी किस लेवल पे लेके, देखे ना कि न्यूक्लियर सबमरीन हिंदुस्तान बना रहा है, ठीक तो है। पाकिस्तान ने क्या बनाया, पाकिस्तान ने कितनी सबमरीन बनाई। ठीक है। हमारी जंग अगली ये- जंग इन चीजों की इस है। चीज पे होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए कि भाई उन्होंने अपनी पब्लिक को कैसे गुर्बत से निकाला, हम भी उस तरह निकालेंगे या उससे बेहतर काम करेंगे। जंग तो और इसी- आपको पता है कि हिंदुस्तान में औरतों को भी पैसे दिए जाते हैं, बच्चों को भी पैसे दिए जाते हैं उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। जो हमारे इस्लाम के कानून थे ना, वो हम कहते थे कि वो अंग्रेजों ने पकड़ लिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान इंसानियत के ऊपर इतने बड़े काम ठीक कर रहा है। है कि बच्चा पैदा होने वाले का भी वजीफा लगा दिया है। जो औरत प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी में भी उसको वजीफा दिया जा रहा है कि जिससे वो अपनी प्रेगनेंसी का वो टाइम जो है वो अच्छे तरीके से स्पेंड कर सके। तो वो अपनी आवाम को जो फायदा देते हैं ना, उनके जो लीडर होते हैं वो अपने अपने लोगों के लिए हीरो बन जाते हैं, मसीहा बन जाते हैं। तो उन्होंने अपनी आवाम को इतना को फायदा दे दिया हुआ कि अपने लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हीरो बन चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये न्यूक्लियर सबमरीन जो हिंदुस्तान ने बनाई, पहली बनाई, दूसरी बनाई, किसके दौर में बनाई? इससे पहले हिंदुस्तान अपने इतने बड़े पीरियड के बीच में 47 से लेके 16 तक हिंदुस्तान ने कोई सबमरीन बनाई, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की नहीं की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में हिंदुस्तान डेवलप भी हुआ, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी भी बनाई, न्यूक्लियर बम भी बनाए।
मतलब उनमें अपडेट किया उन्होंने। अब ठीक जो है। सबमरीन बना दी है ना, ये बहुत बड़ा अपने मुल्क को पावर देके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएंगे। ठीक हो गया, चलो जी, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान की बात करनी है। हमें ये सोचना है, हमारे इधर 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर आता है, 3 साल के लिए आता है, फिर अचानक पता चलता है जी अब नया प्राइम मिनिस्टर आ गया है। उनके वहां पे अगर देखें जिनसे हम मुकाबला करते हैं, अब तकरीबन 11 साल होने वाले हैं, एक ही प्राइम मिनिस्टर चाह रहा है, आने वाले अगले 4 साल में 15 साल का टेन्योर उन्होंने मुकम्मल करना है। और जिस भी कंट्री में पूरी दुनिया के बीच में जिनका वजीर आजम 5 साल पूरे करता है ना, वो कंट्री ग्रो करती है, तरक्की करती है। और हिंदुस्तान की खुशनसीबी ये है कि उनके वजीर आजम 15 साल पूरे करेंगे। इससे पहले भी कई वजीर आजम आए हैं जिन्होंने 10 साल पूरे किए हैं। बदनसीबी, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे वजीर आजम कभी भी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सके। उन्होंने या तो 2 साल पूरा किया या 3 साल पूरा किया, या उन्हें भगा दिया गया, या उन्हें निकाल दिया गया, या जेल में बंद कर दिया गया। इससे क्या होता है कि मुल्क पीछे आता है। जो हमारे ऊपर बड़े हैंडलर बैठे हुए हैं, जो वजीर आजम को भगाते हैं या निकालते हैं, उन्हें इस चीज की शर्म नहीं आती कि ये मुल्क कहाँ चला जाएगा। इस मुल्क को हमने तरक्की भी देनी है, इस मुल्क को दुनिया में लेके भी चलना है, दुनिया के साथ चलना है। तो उन्हें भी चाहिए इस चीज को लेके कि वजीर आजम को ना भगाएं, अपनी पावर ना दिखाएं कि हम ही पावरफुल हैं, हम ही सारा कुछ कर सकते हैं। भाई जिस तरीके से बात करते हैं, जितने जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर रखें। और भारत देखिए आईटी फील्ड में तो आगे जा ही रहा है, मेडिकल फील्ड में आगे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा रहा है, मतलब हर एक क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है और चाइना जैसे बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। इवन यहाँ तक कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट और जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, वेबसाइट होती है, वहाँ पे भी मेंशन किया जाता है कि भारत आने वाले सालों में सुपर पावर भी बन सकता है, अमेरिका को भी बीट कर सकता है, और चाइना को जो मेड इन चाइना जो इलेक्ट्रॉनिक हर एक चीज़ बनाता है उसमें भी इंडिया सबसे आगे जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। और साथ ही साथ जो इंडिया सब एक क्षेत्र पर ध्यान दे रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने सबमरीन के भी बारे में सोचा। पहली सबमरीन बनाई, दूसरी सबमरीन सबसे बड़ी सबमरीन बनाई, और इसके ऊपर जितना खर्च लगा है ना 43,000 करोड़ रुपीज़ इसके ऊपर लगा। आई थिंक इतने बड़ी अमाउंट देखिए ग्रो इसलिए तो करता है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हर एक फील्ड पे नज़र रखते, हर एक चीज़ पे नज़र रखते और उसको ग्रो करने की कोशिश करते, और वो सबको दिखाई भी दे रहा है इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, हर कोई इसके ऊपर बात करता है। और आबिद अली ने जिस तरह से उन्होंने बात की, एकदम फैक्ट रियल बात की उन्होंने। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके ऊपर अपना ओपिनियन जरूर रखें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।